अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग जुरिस्डिक्शन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि सीपीसी में कितने टाइप की जुरिस्डिक्शन है जो एक कोर्ट एक्सरसाइज कर सकती है। सबसे पहले जुरिस्डिक्शन का मीनिंग देखते हैं। जुरिस्डिक्शन मीन्स द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू हेयर डिटर्मन एंड एडजुडिकेट द मैटर। तो जब एक सिविल कोर्ट के पास एक सूट फाइल किया जाता है तो सिविल कोर्ट की ये जो पावर होती है, अथॉरिटी होती है कि वो उस केस को सुन सकती है, उस केस को डिटर्मन कर सकती है, उस केस में डिक्री पास कर सकती है, आर्डर्स पास कर सकती है। तो कोर्ट की इस अथॉरिटी, इस पावर को जुरिस्डिक्शन कहेंगे। अब इसकी टाइप्स को देखते हैं। सबसे जो फर्स्ट टाइप है वो सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है। Subject matter jurisdiction means the power of the court to try cases of a particular type or a class। तो जब कोर्ट की ऐसी पावर जिसमें डिफाइन कर दिया जाता है कि कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप के सूट सुन सकती है, एक स्पेसिफिक नेचर के सूट्स को सुन सकती है, इसके अलावा कोर्ट किसी और टाइप के सूट्स को इंटरटेन नहीं कर सकती, उसमें डिग्री पास नहीं कर सकती। तो ये कोर्ट की सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन होती है। इसको डिफाइन किया गया, ये जो सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 9 सीपीसी में। सेक्शन 9 अब सीपीसी कहता है कि जो सिविल कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ सिविल नेचर की सूट सुन सकती है। इसके अलावा अगर कोई सिविल नेचर के अलावा अगर किसी और नेचर का सूट आता है सिविल कोर्ट में, तो फिर सिविल कोर्ट के पास कोई इख्तियार नहीं है उस केस को सुनने की, एडजुडिकेट करने की। तो अब जो सेक्शन 9 सीपीसी है उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो सिविल कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक सर्टन टाइप के, सर्टन सिविल टाइप्स के सूट को सुन सकती है। फॉर एग्जांपल जो क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल टाइप, जो क्रिमिनल नेचर के केसेस हैं उनको ही सुन सकती हैं। इसी तरह जो रेवेन्यू कोर्ट्स होती हैं वो रेवेन्यू मैटर्स को ही सुन सकती हैं, और जो फैमिली कोर्ट्स होती हैं वो फैमिली केसेस को सुन सकती हैं, और जो सिविल कोर्ट्स होती हैं वो सिविल नेचर के सूट्स को सुन सकती हैं। अब जो इसकी अगली टाइप है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। Territorial jurisdiction means the jurisdiction over a specific territory or the local limits within which the court can exercise its power। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में डिफाइन कर दिया जाता है एक कोर्ट का एरिया, कि कोर्ट इतने एरिया के अंदर अंदर, इतनी लोकल लिमिट्स के अंदर अंदर ही अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती है। उस एरिया या उस लोकल लिमिट्स के बाहर कोर्ट अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल जो सेक्शन 16 से 20 है सीपीसी वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है। अब इसमें बताया गया है कि अगर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट फाइल करना चाहते हैं तो आप उस कोर्ट में फाइल करेंगे जिस कोर्ट की लोकल लिमिट्स के अंदर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। तो फॉर एग्जांपल अगर प्रॉपर्टी लाहौर में है तो आप लाहौर की जो कोर्ट होगी, जिस कोर्ट की लोकल लिमिट्स के अंदर वो प्रॉपर्टी आ रही होगी, उसी कोर्ट में फाइल करेंगे, ना कि आप किसी और सिटी में जाके तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट फाइल करें। तो ये कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है कि जहाँ पे एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है या फिर जहाँ पे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, तो उसी एरिया के अंदर अंदर जो कोर्ट होगी, जिसके पास जुरिस्डिक्शन होगी, वहाँ पे आप सूट फाइल करेंगे। अगली टाइप पर्सनल जुरिस्डिक्शन आ गई। पर्सनल jurisdiction refers to the power that a court has to make a decision regarding the party being sued। तो इसमें सिंपल सी चीज़ है, पर्सनल जुरिस्डिक्शन वो जुरिस्डिक्शन होती है, वो कोर्ट की पावर होती है, अथॉरिटी होती है कि जब एक सूट फाइल किया जाता है किसी पर्सन के अगेंस्ट, तो जो डिफेंडेंट होता है, कोर्ट देखती है कि क्या इस डिफेंडेंट के रिगार्डिंग मैं कोई डिसीजन पास करने की पावर रखता हूँ या नहीं। तो इस कोर्ट की पावर को पर्सनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर कोई पर्सन रिसाइड करता है तो कोर्ट के पास क्या इख्तियार है उस पर्सन के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन पास करने की। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जो सेक्शन 19 और 20 है सीपीसी का, उसमें ये पर्सनल जुरिस्डिक्शन को डिफाइन किया गया है। अब सेक्शन जो 19 है उसमें कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई सिविल रॉन्ग कमिट होता है तो वो पर्सन अगर प्लेंटिफ
उस दूसरे पर्सन के अगेंस्ट अगर कंपनसेशन का सूट फाइल करना चाहता है, तो अब उसके पास दो ऑप्शंस हैं। वो उस कोर्ट में भी सूट फाइल कर सकता है जिस कोर्ट की लोकल लिमिट्स के अंदर वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, या फिर वहाँ पे भी कर सकता है जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा है, अपना बिजनेस वगैरह चला रहा है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर एक एक पर्सन है ए, उसने बी को लाहौर में मारा पीटा है। अब बी के पास बी अगर कंपनसेशन का सूट फाइल करना चाहता है ए के अगेंस्ट, तो बी के पास ये दो ऑप्शंस हैं कि वो लाहौर में भी सूट फाइल कर सकता है कंपनसेशन का, और कराची में भी कर सकता है। अब अगर जो बी है वो अगर कराची में जाके सूट फाइल करता है, तो कोर्ट देखेगी कि क्या मेरी लोकल लिमिट्स के अंदर ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। तो कोर्ट अगर देखती है कि नहीं, मेरी लोकल लिमिट्स के अंदर ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हुआ और ये कंपनसेशन का सूट है, और कंपनसेशन के सूट में जहाँ पे डिफेंडर रिजाइड करता है वहाँ पे भी आप सूट फाइल कर सकते हैं। तो फिर कोर्ट देखेगी कि क्या मेरी लोकल लिमिट्स के अंदर ये डिफेंडर रिजाइड करता है। तो अगर कोर्ट की लोकल लिमिट्स के अंदर वो डिफेंडर रिजाइड करता होगा, तो फिर कोर्ट के पास पर्सनल जुरिस्डिक्शन होगी उस सूट को इंटरटेन करने की, ट्राई करने की। पर्सनल जुरिस्डिक्शन का सिंपल सा मीनिंग यही है कि जहाँ पे कोर्ट की अगर लोकल लिमिट्स के अंदर कोई पार्टी रिसाइड करती है और उस पार्टी के अगेंस्ट अगर सूट आ जाता है, तो फिर कोर्ट देखती है कि क्या मैं इस पर्सन के अगेंस्ट, इस पार्टी के अगेंस्ट या इस पार्टी के मुतल्लिक कोई डिसीजन पास करने की मेरे पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं। अब इसकी अगली टाइप ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मीन्स द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट टू ट्राई एंड एडजुडिकेट अ मैटर इन द फर्स्ट टाइम। तो जब प्लेंटिफ एक सूट फाइल करता है फर्स्ट टाइम, वो पहली दफ़ा सिविल कोर्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर सूट फाइल करता है, और वो सिविल कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस मैटर को सुनती है, उसमें डिक्री पास करती है, अपना डिसीजन देती है, तो कहा जाएगा कि इस कोर्ट ने अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए इस मैटर को डिसाइड किया है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का क्या मीनिंग है कि जब पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम एक सूट कोर्ट में फाइल किया जाता है, तो उसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। अब एपलेट जुरिस्डिक्शन, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, उसमें फ़र्स्ट टाइम सूट को कोर्ट इंटरटेन करती है, सुनती है, और एपलेट जुरिस्डिक्शन में कोर्ट सेकंड टाइम उस मैटर को डिसाइड करती है अपील में। उसके बाद आगे कंकरेंट जुरिस्डिक्शन आ गई। अब कंकरेंट जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है कि जब दो या दो से ज़्यादा कोर्ट्स के पास एक ही मैटर को सुनने की जुरिस्डिक्शन हो, पावर हो, अथॉरिटी हो, तो उसको कंकरेंट जुरिस्डिक्शन कहते हैं। अब जो कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 17 सीपीसी में। इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी दो या दो से ज़्यादा कोर्ट्स की लोकल लिमिट्स के अंदर आ रही है, तो फिर वो दो या दो से ज़्यादा जितनी भी कोर्ट्स की लिमिट्स में आ रही हैं, वो तमाम कोर्ट्स के पास पार होगी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई सूट फाइल किया जाता है, तो उस सूट को इंटरटेन करने की, एडजुडिकेट करने की। तो यहाँ पे इसको कंकरेंट जुरिस्डिक्शन कहेंगे कि अगर एक प्रॉपर्टी है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका आधा पोर्शन एक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, आधा एक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन होगी उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सूट को सुनने की। तो ये कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है। उसके बाद लास्ट पे पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी है, इसकी एक टाइप। इसको मैं सेपरेट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर आपने पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को भी समझना है, तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है। थैंक यू सो मच।